हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो का आप लोगों ने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। इट्स अबाउट 27th अमेंडमेंट यानी कि 27वीं तरमीम। वैसे तो पाकिस्तान को हर किस्म की डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन इट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वन। क्योंकि नॉर्मली तरमीमें आने में दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं, लेकिन ये वाहिद उन तरमीमों में से एक है जहाँ एक हफ्ते में सब कुछ वाइंड अप हो गया है। वैसे नॉर्मली हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आने की ट्राई करती हैं डिस्कशंस के थ्रू, लेकिन इस तरमीम के अंदर अपोजिशन को सीरियस लिया ही नहीं गया। वैसे तो इस तरमीम के 2 से 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की क्रिएशन है, नंबर 2 सदर की लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, नंबर 3 आर्मी से रिलेटेड है। और इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक मौजूद रहेगा ताकि आप पूरे तरीके से 27वीं तरमीम को समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरमीम जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूव हो गई। खाली मसला सेनेट में 2 वोट्स का था, जो सैफुल्ला आबरू और अहमद खान जेयूआईएफ के और पीटीआई के इन दोनों के वोट से पूरा हो गया। और नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नेशनल असम्बली में हुकूमत के पास ऑलरेडी थी। इसके अलावा जो नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर इजलास हुआ था, उससे पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वॉकआउट किया। जेयूआईएफ इसके खिलाफ ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। और नेशनल असम्बली के अंदर भी जितने वोट्स डले हैं, उसके अंदर जो खिलाफ वोट्स हैं उनमें जेयूआईएफ के वोट्स ही हैं। सो ऑल द पीटीआई फैंस जो इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए, जो कह रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया गया, प्रेशर डाल के भी सिर्फ 2 बंदे खरीद पाए। तो भाई ज़रूरत सिर्फ 2 बंदों की थी, इसलिए 2 बिके। अगर 25 की ज़रूरत होती तो 25 के 25 बिक जाते। हम लोगों ने शुरू से ये चीज़ देखी है कि जितने लोग पहले खिलाफ बात करते हैं वो एंड टाइम पे एक हो जाते हैं, जब भी कोई इस तरह का कानून पास होना होता है। अब आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ भी देख लें, इन्होंने भी पहले एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी। एक दूसरे के खिलाफ ये लोग आए दिन आमने सामने आए रहते थे, लेकिन जब वोट्स की ज़रूरत थी, जब लॉ बनाने की ज़रूरत थी, जब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, ये लोग एक हो गए। क्योंकि पावर गेम इसी तरीके से चलती है। पीटीए से 2 बंदे चाहिए थे, वहाँ से तोड़ लिए। इन लोगों को और चीज़ें चाहिए थी, जेयूएफ से 1 बंदा चाहिए था, वहाँ से भी ले लिया। नंबर गेम इन्होंने पूरी करनी ही करनी थी, क्योंकि वो लॉ अप्रूव होके रहना ही है। नाउ फॉर द क्लॉजेस, इस पूरी अमेंडमेंट के 49 पॉइंट्स थे, जिसमें से 49 ही अप्रूव हुए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बिल आया वो उसी तरीके से अप्रूव भी हो गया। कोई डिसएग्रीमेंट 2/3 मेजोरिटी के परस्पेक्टिव में नहीं हुआ। खैर, व्हाइल आई वाज रीडिंग द होल कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई आफ्टर रीडिंग इट। जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उनमें से 80% जो अमेंडमेंट्स हैं वो बेस्ड ही खाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड क्या है? आपकी आईनी अदालत। वैसे तो एज फार एज माई परस्पेक्टिव हर एक के अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस के साथ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों की वैल्यू थी वो बड़ी डोमिनेंस होल्ड करती थी। लेकिन अब जब से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ गए आफ्टर द अमेंडमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट की वो वैल्यू नहीं रही इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ। तो रीज़न क्या थी इन अमेंडमेंट्स की कोर्ट से रिलेटेड? तो आई थिंक उसमें मेन रीज़न यही थी, वो आर्टिकल 144 है, जो पहले ये कहता था कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो सो मोटो एक्शन ले सकता है किसी भी केस के ऊपर। लेकिन आई थिंक यही सो मोटो एक्शन जो था, इसी ने नुकसान पहुंचाया था शायद शरीफ फैमिली को या जरदारी फैमिली को। तो इस सो मोटो को वैसे ही ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तो वैसे ही सो मोटो वाला इख्तियार ख़त्म कर दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर। लेकिन वो भी सो मोटो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सो मोटो एक्शन लेने की। यहाँ एक और चीज़ ऐड करूंगा, जो रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने की, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बोझ बहुत ज़्यादा है केसेस का। और उनमें से भी कई केसेस जो है उनकी नौयत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट की है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है। इसी वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डेवलप कर दिए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी बोझ कम हो जाएगा और उनकी हेयरिंग भी प्रॉपर तरीके से की जा सकती है, जिससे डिवीजन ऑफ केसेस प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दी जाएगी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ जो सबसे बड़ी चेंजिंग हुई है वो आर्टिकल 189 के अंदर हुई है, जो अब ये स्टेट करता है आफ्टर द अमेंडमेंट कि अब हेड ऑफ कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो फैसले होंगे वो हर एक कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मतलब उन्होंने जो फैसला कर दिया उसको नीचे वाले कोर्ट्स चैलेंज नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट पास की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ जो डोमिनेंस है वो अब खत्म हो गई, क्योंकि अब सारे इख्तियारात जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वैसे भी इन आर्टिकल्स के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं वो ऑल लीड करती हैं टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। ये मैटर नहीं करता किसकी गवर्नमेंट है, जिसकी भी होगी फायदा उसी को होगा। बेसिकली जो पहले हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क का चलता आ रहा था ना, अभी भी वही चल रहा है, बस उसको एक लेजिट किस्म की लॉ की बैकिंग हो गई है अब।
और इसके अंदर वैसे दो फनी एडिशंस भी हुई हैं, उनमें से एक आर्टिकल 93 की है जिसके अंदर सदर जो है, जिसके पास ऑल दो कोई पावर नहीं है इतनी खास, वो 5 की जगह अब 7 एडवाइजर्स रख सकता है अपने पास। और दूसरा इन आर्टिकल 130 जहां आप 15 की जगह 17 मेंबर्स होंगे काबीना के। आई गेस इसके पीछे वजह यही थी कि पहले जो दो लोग पार्टी के वेले फिर रहे थे, जिनके पास कोई इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं था, अब उनको एडवाइजर्स की पोजीशन दे दी जाएगी या उनको काबीना का मेंबर बना लिया जाएगा और उनके पोर्टफोलियो अच्छे कर देंगे। हालांकि वी ऑल नो ये हुकूमत किस तरीके से किसके इशारों पे चल रही है और पिछली हुकूमतें भी किन इशारों पे चलते आ रही थी। तो एडवाइज़र की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आई थिंक उनके नज़रिए में ये चीज़ नेसेसरी थी कि 2 एडवाइज़र्स और बढ़ा दिए जाएँ, क्योंकि शायद काम बहुत ज़्यादा करना था। अब सेकंड मेन हेडलाइन की तरफ आ जाते हैं, जो कि आर्टिकल 248 है, जो ये स्टेट करता है कि अब सदर जो है उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई है हर केस से। मतलब आपके आने वाले टाइम पे जो भी सदर होगा या इस टाइम है, वो लाइफ टाइम इम्यून है फ्रॉम केसेस। मतलब किसी भी किस्म का केस हो, कोई सुनवाई, कोई सजा, कोई किस्म का जो है फर्द जुर्म आयद नहीं होगा, वो सिर्फ लाइफ टाइम इम्यून है। आप जुडिशरी का मजाक देखें एक सेकंड के लिए सिर्फ। शायद आई थिंक ये वही रीजन थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ एक पेज पे आने के लिए रेडी होगी, बिकॉज वी ऑल नो कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी। शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से वो एक पेज पे आए थे। लेकिन अब आप मुझे खुद जरा सोच के बताएं, क्या हमें जरूरत थी इस इम्यूनिटी की कि सदर को हमारे इम्यून हो जाना चाहिए? कौन इसको एट फर्स्ट प्लेस आस्क भी करेगा कि यार हमारा सदर जो है वो इम्यून होना चाहिए फ्रॉम ऑल द केसेस? यही हमारी वैल्यू है इन सारों की नज़रों में। सो शेम ऑन ऑल ऑफ अस कि हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि हमारे जुडिशरी या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी वैल्यू करते हैं। नहीं, वो सिर्फ अपनी वैल्यू करते हैं। वो हमें इस वाले लॉ के अंदर क्लियरली डिस्क्राइब भी कर दिया उन्होंने। दूसरा, ये इम्यूनिटी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान को भी सजेस्ट की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा शायद उन्हें ही ज़रूरत थी। शायद अगर वो इम्यूनिटी ले लेते तो जो हमारी हुकूमत आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाई या एक वजीर आजम नहीं बैठ पाया पूरी देर, तो शायद वो अपनी टर्म भी पूरी कर लेते। और जितने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जो हाल हुआ है, शायद आने वाले टाइम पे वो या उनके आने बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे उनके लिए ये चीज़ प्रोटेक्टिव साबित हो। अब जरा आर्मी के ऊपर बात कर लेते हैं। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 243, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का जो ओहदा है वो खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट कर दिया गया है। अब ये किया इसलिए गया है कि पहले भी जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा था वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता था तीनों आर्मी के यूनिट्स के अंदर, लेकिन अब वो ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को दे दिया गया क्योंकि रियलाइज किया गया कि यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आफ्टर दिस वॉर सिचुएशन, कि एक ही ओहदा हो और वो इन तीनों की कमांड को ईजिली लीड करे। हालांकि पहले भी कोई इन तीनों यूनिट्स के अंदर आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, बस एक प्रॉपर चैनल बना दिया गया जिसके थ्रू इनकी यूनिफिकेशन हो जाए। अब जरा फील्ड मार्शल की लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट पे भी बात कर लेते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन इन माय आइज। क्योंकि फील्ड मार्शल दुनिया में कहीं भी हो उसकी अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम ही होती है, बस इसको अब लीगल वर्डिंग्स में कर दिया गया है। और इससे हमें यह भी पता है कि 5 स्टार जर्नल्स जो हैं उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आप सारों को मुशर्रफ वक्त याद है, अभी भी वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बस लीगल वर्डिंग में कर दिया गया है ताकि उसको लीगल बैकिंग मिल जाए। ये बात पहले भी थी और अब भी है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं है इस वाले पॉइंट से। और सेकेंडली, जिस तरह सदर को हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है असेंबली में, अब इनको हटाने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी आपको असेंबली में। आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 स्टार जर्नल्स। खैर, इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग इस वक्त न्यूज़ सुनने को मिल रही है वो 27वीं तरमीम को भी आए हुए कुछ दिन नहीं हुए और 28वीं तरमीम की बातें अभी से होने लग गई हैं। अभी से न्यूज़ में ये चीज़ दिखने को मिल रही है। फैसल वाडा ने भी डिस्कस की है और राना सनाउल्लाह ने भी कुछ सोर्सेज में कंफर्म की है ये बात कि 28वीं तरमीम बहुत करीब है। खैर, ये आई थिंक बेस्ट टाइम ही है कि 28वीं तरमीम आ जाए, क्योंकि इस टाइम जो 2/3 मेजोरिटी है वो आवाम की नहीं बल्कि हुकूमत की जेब में है। हुकूमत जब चाहेगी वो पेश करके अप्रूव कर देगी, क्योंकि हमारी ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करती। इन्होंने सिर्फ अपने लिए अप्रूव करनी होती है और एकदम से हो जाती है। ये वाली आई है, वो भी आएगी और ख़त्म हो जाएगी लगा के। खैर, ये वो मेन पॉइंट्स थे जिसकी हमने इस वक्त पूरी डिस्कशन की है। और इसके अलावा पहले भी ऐसा चल रहा था और अब भी आने वाले टाइम पे ऐसा ही चलेगा, कुछ नया नहीं है। हमें पहले भी एक लीडर के पीछे लगा दिया जाता था ट्रक की बत्ती की तरह, और वो लीडर के पीछे अवाम जलील भी होती थी, अवाम जेलों में भी जाती थी और एट द एंड वो लीडर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता था अपने नैरेटिव के ऊपर आकर, क्योंकि उससे सिर्फ एट द एंड हुकूमत चाहिए होती थी। और जब एक बंदे का हुकूमत का मज़ा जो है वो पूरा हो जाता है तो पिछले को उठा के उसकी जगह पॉइंट कर दिया जाता है। आपकी और मेरी चॉइस मैटर नहीं करती इस सब के अंदर। पहले भी ऐसे चला था और अब भी ऐसे चल रहा है। आप लोगों को शायद फैसल वाडवा जो हैं, जो सेनेटर हैं इस वक्त, उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा बुरे लगते हों, लेकिन ही इज स्पिटिंग फैक्ट्स राइट नाउ। अब आपको वो अच्छे लगें या बुरे लगें।
इमरान खान जब हुकूमत में थे तो बाजवा साहब बहुत अच्छे पर्सन भी थे, चीफ भी थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो बाजवा साहब बुरे हो गए। उसके बाद पीएमएलएन जो है वो सारी दिहाड़ी जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आर्म फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाती रही। लेकिन आज जब वो हुकूमत में है तो आर्म फोर्सेस सही हो गई हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे क्योंकि हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अगर हम लोग यही चेज़ करते रहेंगे कि एक हीरो आएगा और पाकिस्तान को बचा लेगा, तो आई थिंक वो यूज़लेस है। क्योंकि हीरो इस तरीके से नहीं आता। हमें सबसे पहले चेंज खुद ब्रिंग अप करना पड़ेगा। हम जब तक इस हीरो पर्सनैलिटी को चेस करते रहेंगे, हम वर्ल्ड में पीछे ही रहेंगे। और दूसरा, हमें ये ज़रूर जो हमारे अंदर आदत है कि हमें लगता है कि एक पर्सन जो पहले बुरा था, लेकिन अब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया या कोई ऐसा अपडेट आ गया जिसके बाद उसका न्यू वर्ज़न हमारे लिए करेक्ट हो गया, क्योंकि हर 5 साल बाद हम उसी को अपॉइंट कर लेते हैं। ये भी एक चीज़ रॉन्ग है हमारे अंदर। खैर, दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बने तो वो आप तक पहुंचाई जा सके। अल्लाह हाफिज़।